अगला टॉपिक है हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ इज़ ए इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेनली कहाँ? अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या अपर जेनिटल ऑर्गन के अंदर। ठीक है, फीमेल के अपर जेनिटल ऑर्गन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहलाता है, जिसके अंदर मेनली अफेक्ट होते हैं सर्विक्स, यूट्रस, एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी। ये ऑर्गन मेनली अफेक्ट होते हैं किसके अंदर? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर। ओके, PID can cause chronic pelvic pain in some people, while in other symptom can be mild. PID is treatable. If left untreated, it can cause PID को pelvic inflammatory disease को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पर ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, डैमेज टू दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है। PID कैन अफेक्ट एनीवन। PID किसी भी व्यक्ति मतलब किसी को भी अफेक्ट कर सकती है, किसी भी फीमेल को, किसी भी एज की फीमेल को अफेक्ट कर सकती है। बट सेक्सुअली एक्टिव वुमन इन देयर 20s आर कॉमनली अफेक्टेड। लेकिन वो गर्ल्स या वो महिलाएं जो 20 की उम्र में हैं, 20s की उम्र में हैं, 20s की उम्र में हैं और बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा हैं या सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसी गर्ल्स को या ऐसी फीमेल को ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। PID यूजुअली अकर ओवर 3 स्टेज। PID जो बीमारी है वो 3 स्टेज में होती है। जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की पहली स्टेज होती है उसमें फीमेल की सर्विक्स अफेक्ट होती है। सर्विक्स हम कहते हैं जो फीमेल का जो गर्भाशय है उसके मुंह को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर्विक्स। ओके, यानी कि ये जो फीमेल का यहाँ पर ये जो मुंह है, ये जो बच्चादानी का मुंह है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ओके, तो सबसे पहले ये अफेक्ट करती है सर्विक्स को। क्यों? क्योंकि ये जो है वजाइना से ट्रांसमिट होता है। ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली क्लैमाइडिया और नीसेरिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिट होता है और ये वजाइना के थ्रू ट्रांसमिट होता है और सबसे पहले अफेक्ट करता है ये इसके सर्विक्स पार्ट को। उसके बाद में ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, इसको अफेक्ट करता है। उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है और उसके बाद में ओवेरीज को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में अफेक्ट होता है इसका क्या? सर्विक्स। सेकंड स्टेज में एंडोमेट्रियम यूट्रस की और थर्ड स्टेज के अंदर फैलोपियन ट्यूब अफेक्ट होती हैं। ओके, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कॉज क्या क्या हैं, कारण क्या क्या हैं, उनको पढ़ लेते हैं। PID इज़ यूजुअली कॉज बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन कॉज आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। PID होने का सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो कि बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा। ओके, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम STI के नाम से भी जानते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं या सेक्सुअली बैक्टीरिया ट्रांसमिट होता है? कौन सा बैक्टीरिया है जो PID के लिए रेस्पॉन्सिबल है? वह है क्लैमाइडिया, गोनोरिया और माइकोप्लाज्मा जेनेटिलिस। मतलब कि एक या उससे ज़्यादा सेक्स पार्टनर बनाने से, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होने से, अगर किसी के मेल पार्टनर के अफेक्ट है क्लेमाइडिया, गोनोरिया से या माइकोप्लाज्मा से, तो वो सेक्सुअली फीमेल के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर एक फीमेल से पुरुष दूसरी फीमेल को संबंध बनाता था तो एक फीमेल से दूसरे फीमेल में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति भी अफेक्टेड है तो सेक्सुअली कांटेक्ट बनाने से
ये बीमारी जो है एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। और जिसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है पीआईडी के लिए वो है गोनोरिया, क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा जेनेटिलिस। ओके, ये 3 बैक्टीरिया हैं रेस्पॉन्सिबल, क्लेमाइडिया, गोनोरिया और माइकोप्लाज्मा जेनेटिलिस। अदर कॉज ऑफ पीआईडी, पीआईडी के अदर कॉज क्या हैं? रप्चर्ड अपेंडिक्स, अगर कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और उसकी अपेंडिक्स रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से भी फीमेल के अंदर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। ओके, बाउल इन्फेक्शन जैसे गैस्ट्रोएंटराइटिस, किसी फीमेल के अंदर बाउल इन्फेक्शन है जैसे कि गैस्ट्रोएंटराइटिस की कंडीशन है, उसमें भी पीआईडी हो सकता है। वजाइनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसकी वजह से भी पीआईडी हो सकता है। सम सर्जिकल प्रोसीजर जैसे कि डायलिटेशन एंड कुरेसी, जिसे डीएनसी भी कहते हैं, इंसर्शन ऑफ ए इंट्रायूट्राइन डिवाइस और सर्जिकल अबॉर्शन, मतलब डीएनसी करने की वजह से भी फीमेल के अंदर पीआईडी हो सकता है। अबॉर्शन करवाने की वजह से, सर्जिकल अबॉर्शन करवाने की वजह से भी पीआईडी हो सकता है। और कोई भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस इम्प्लांट करने से, जैसे कॉपर टी है ना, डॉज, इन सारी चीज़ों को, ये जो डिवाइस होते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, जो गर्भ निरोधक डिवाइस हैं, फीमेल के अंदर इम्प्लांट किए जाते हैं यूट्रस में, अगर उनको इम्प्लांट किया जाए या उनकी वजह से भी इन्फेक्शन अकर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे? ओके, फॉर सम इट कैन बी हार्ड टू टेल इफ़ यू हैव पीआईडी बिकॉज देयर में नॉट बी एनी ऑब्वियस सिम्टम, मतलब फीमेल के अंदर पीआईडी हो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड गेट टेस्टेड फॉर STI एट लीस्ट 1 ईयर इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव। मतलब पीआईडी के लिए स्पेसिफिक जो है कोई सिम्टम नहीं है, वही सिम्टम देखने को मिलते हैं, दर्द होना, उल्टी आना, चक्कर आना, बुखार आना, जो कि नॉर्मल बीमारियों में देखने को मिलते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि जो कैंडिडेट, जो भी फीमेल है, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको साल में एक बार, कम से कम एक बार उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए हेल्थ चेकअप करवाना अनिवार्य है या करवाना चाहिए। किसी भी फीमेल को या लड़की को ये ज़रूरी है कि उसको साल में एक बार STI के लिए जांच करवानी चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी हम इनके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पीआईडी में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? लोअर एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस दैट में वर्सन विद मूवमेंट, मतलब कि लोअर एब्डोमेन के अंदर पेन, सीवियर पेन देखने को, माइल्ड टू सीवियर हो सकता है। ठीक है, टेंडरनेस यानी कि बहुत ज़्यादा सूजन उभरा हुआ, और मूवमेंट करने पर वो पेन बढ़ता है। ठीक है, दूसरा है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसे कि पेनफुल पीरियड्स बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, ओवुलेशन पेन, ओवुलेशन के दौरान भी पेन होना, और हैवी डिस्चार्ज का होना। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंज इन स्मेल, कलर और अमाउंट ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज सच अनप्लेजेंट और फिशी ऑर्डर, जो वजाइना से स्मेल का आना, जो फ्लूइड निकल रहा है उसका कलर चेंज होना, और अनप्लेजेंट स्मेल का प्रोड्यूस होना, और अनप्लेजेंट डिस्चार्ज निकलना। ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग आफ्टर सेक्स के दौरान ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, ये भी देखने को मिल सकता है। पेनफुल सेक्स यानी कि डिस्पेरिनिया जिसे हम बोलते हैं, सेक्स के दौरान पेन होना डिस्पेरिनिया कहलाता है। नेक्स्ट है फीवर हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, ये इसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ एंड इनफर्टिलिटी रिस्क, कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने से या पीआईडी होने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होने की समस्या कितनी हो सकती है? इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड पीआईडी कैन कॉज लॉन्ग टर्म स्कारिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, लंबे टाइम तक अगर पीआईडी का इलाज ना किया जाए तो क्या हो सकता है? स्कारिंग हो सकती है, जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू है वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो सकता है। दिस में लीड टू इनफर्टिलिटी, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या देखने को मिल सकती है। बिकॉज क्योंकि द फर्टिलाइज एग इज़ अनेबल टू पास थ्रू द फैलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस, क्योंकि जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अब चूंकि फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक नहीं आ पाएगा तो फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इसी कारण से इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है। ओके,
इफ़ यू हैव PID यू मे बी एट ए ग्रेटर रिस्क ऑफ हैविंग एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मतलब PID वाले पेशेंट के अंदर रिस्क रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब समस्या ये है, अब सवाल ये होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है यूट्रस के अलावा कहीं पर भी फीटस का डेवलपमेंट होना कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यूट्रस के अलावा कहीं पर भी फीटस का डेवलपमेंट होना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है, जो कि असामान्य कंडीशन होती है। ठीक है, ज़्यादातर एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ योर PID डायग्नोसिस में बी इंक्लूड ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर पेल्विक एरिया टू चेक फॉर टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। टेंडरनेस और स्वेलिंग को चेक किया जाएगा। ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, स्वैब ऑफ द वजाइनल एंड सर्विक्स। स्वैब टेस्ट किया जा सकता है बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं पेल्विक और ट्रांसवजाइनल, जिससे कि स्कारिंग फॉर्मेशन का पता चले। लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी का मतलब होता है कि लेप्रोस्कोप के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन हैं उनको विजुलाइज करना कैमरे की सहायता से, एंडोस्कोप की सहायता से, लेप्रोस्कोपी कहलाता है। ये मेनली एब्डोमेन के ऑर्गन के लिए या पेल्विक ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी करने के लिए काम में आता है। तो लेप्रोस्कोपी में इन सम केसेस इट इज़ रिक्वायर्ड टू करेक्टली डायग्नोज PID ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ए सैंपल ऑफ टिश्यू में बी टेकन, यानी कि यूट्रस के अंदर से एक टिश्यू लिया जाता है और टिश्यू लेकर के उसको एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, ताकि उस टिश्यू के अंदर जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है या सेल की कैसी कंडीशन है, स्कारिंग फॉर्मेशन है, क्या है, उसका पता लगाने के लिए। लेप्रोस्कोपी इज परफॉर्म अंडर जनरल एनेस्थीसिया। हमेशा लेप्रोस्कोपी जनरल एनेस्थीसिया में परफॉर्म की जाती है। ये थिन ट्यूब विद ए स्मॉल कैमरा एट द एंड इज कॉल्ड एंडोस्कोप। मतलब एक ट्यूब के अंदर कैमरा लगा रहता है जिसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्कोप। इज इंसर्टेड इन बेली बटन, यानी कि एब्डोमेन के अंदर, टू सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए। ठीक है, यानी एंडोस्कोप को एब्डोमेन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। परसिस्टेंट पेल्विक कैन अकर इन PID इज नॉट ट्रीटेड। दिस इज यूजली ड्यू टू एक्सटेंसिव स्कारिंग। मतलब लंबे टाइम तक अगर PID की कंडीशन है तो स्कार का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि इजीली ट्रीटेबल नहीं है। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ PID में मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। PID की शुरुआती अवस्था में ट्रीटमेंट संभव है और उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर क्रोनिक कंडीशन रही है, लंबे टाइम तक PID रही, तो उसको इजीली ठीक नहीं किया जा सकता है। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। मैं फिर से कहता हूँ कि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट संभव है, लेट स्टेज में इम्पॉसिबल। ठीक है, अर्ली स्टेज में क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट एक्ट अगेंस्ट ए रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजली टेकन फॉर 2 वीक्स। मतलब कि एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है 2 वीक्स के लिए। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अंटिल यू हैव फिनिश योर ट्रीटमेंट एंड यू हैव नो सिम्टम। सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करना है कब तक, जब तक कि पूरी तरीके से ठीक ना हो जाओ, सारे सिम्टम गायब ना हो जाएं, तब तक आपको या पेशेंट को सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना, बिल्कुल भी अवॉइड करना है, हर तरीके से अवॉइड करना है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होना है। थर्ड इज़ टेस्टिंग योर पार्टनर एंड ट्रीटिंग दैम। मतलब कि आपको अपना जो पार्टनर है उसका चेकअप करवाना अनिवार्य है, उसका चेकअप करवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसका पता करना है कहीं उसके अंदर क्लैमाइडिया, निसेरिया, गोनोरिया के सिम्टम तो नहीं है या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर रहा। इफ़ एन UID इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज़ द कॉज, योर डॉक्टर में ऑर्गेनाइज टू हैव टू रिमूव एंड सेलेक्ट द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि अगर फीमेल के अंदर UID डला हुआ है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस डला हुआ है, कॉबर्टी या डॉच कुछ भी, तो उसको निकलवा देना है। नेक्स्ट इज इन रेयर केसेस स्टे इन हॉस्पिटल। दिस कैन हैपन फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग सीवियर सिम्टम, अगर सीवियर है तो हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा। अनसर्टन डायग्नोसिस, एब्सेस और यू में अनरेस्पॉन्सिव टू रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। पेशेंट कंडीशन सीवियर है, पेन ज़्यादा रहता है, डायग्नोसिस करवाना है, पस फॉर्मेशन हो गया है, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करने की सलाह दी जाती है।
ठीक है। प्रिवेंटिंग पीआईडी, पीआईडी का प्रिवेंशन कैसे संभव है? तो पीआईडी से प्रिवेंट होने के लिए या पीआईडी से बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सिंपल है, पीआईडी से बचाव। तो इसमें प्रैक्टिस सेफ सेक्स, मतलब जब सेक्स करते हैं तो उसको एकदम सेफ तरीके से सेक्स करने की सलाह दी जाती है, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉन्डोम का यूज़। ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ड्यूरिंग एनी फॉर्म ऑफ सेक्स कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जैसे कि वजाइना से सेक्स, ओरल सेक्स या एनाल सेक्स विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके से सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उनको सेफ तरीके से सेक्स करना है, क्लीन हाइजीन तरीके से सेक्स करना है कॉन्डोम का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर सेक्सुअली एक्टिव गेट टेस्टेड एवरी 12 मंथ फॉर STI। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, कोई भी फीमेल सेक्सुअली एक्टिव रहती है, तो उस पेशेंट को सलाह दी जाती है कि एक साल में, कम से कम एक साल में एक बार STI के लिए ज़रूर से ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। मस्ट है, ये नेसेसरी है। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आर्ग नर्सिंग यूट्यूब चैनल।